अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात हेमकुंड साहिब यात्रा की करेंगे, जिसके रास्ते पर एक दिन पहले ग्लेशियर खिसकने से 6 श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गए। इस बात की भनक लगते ही आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें फौरन एक्शन में आई और उन्होंने 5 लोगों को सकुशल बचा लिया। बताया गया है कि यह घटना हेमकुंड साहिब से 1 किलोमीटर पहले अटलाकोटी की है, जहां ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा अचानक से टूटकर यात्रा मार्ग पर आ गया था। बचाए गए लोगों का अस्पताल में इलाज करवाया गया, जो कि अब फिलहाल खतरे से बाहर है। 15,210 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों ने कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, देखिए। पंद्रह 15,210 फीट की ऊंचाई पर एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों के इस चट्टानी हौसले और साहस की जितनी हौसला अफजाई की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन जवानों ने 6 सिख श्रद्धालुओं को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हेमकुंड साहिब से आई हैं, जहां हेमकुंड साहिब से 1 किलोमीटर पहले अटलाकोटी में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर यात्रा मार्ग पर आ गया। जिस वक्त ये घटना हुई, 6 सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब से दर्शन कर लौट रहे थे, जो कि ग्लेशियर की चपेट में आने से बर्फ के नीचे दब गए। जैसे ही इस बात की भनक एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को लगी, वो फौरन एक्शन में आए और बिना वक्त गवाए सिख श्रद्धालुओं को बचाने में जुट गए। बीते रविवार को शाम 6 बजे अचानक से अटलाकोटी जगह में ग्लेशियर टूट गया था, जिसमें 6 सिख श्रद्धालु फंस गए थे। तत्काल एसडीआरएफ पुलिस के द्वारा रेस्क्यू शुरू किया गया और 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 1 सिख श्रद्धालु वहां पे लापता हो गए थे, जिसका रेस्क्यू देर रात तक होता रहा और रात को आर्मी और आईटीबीपी को भी मौके पर रेस्क्यू के लिए भेजा गया। इन तस्वीरों को देखकर रेस्क्यू ऑपरेशन की दुश्वारियों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, मगर इन जवानों ने इस बात की परवाह नहीं की और 6 में से 5 तीर्थ यात्रियों को कुछ ही देर में बचा लिया। किसी ने फावड़ों की मदद से बर्फ हटाई तो किसी ने पूरे इलाके को सर्च किया। ऊपर से देखते हैं ना, ऊपर से देखते हुए आओ। फिर भी एक महिला तीर्थयात्री का कोई सुराग नहीं मिला। ऊपर से रात हो गई तो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा, मगर सुबह होते ही ये लोग फिर से लापता महिला तीर्थयात्री की तलाश में जुट गए और जल्दी ही इन जवानों ने महिला तीर्थयात्री को ढूंढ लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। क्योंकि ये रास्ता ऐसा है, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जब संगत जाती है तो भीड़ रहती है और 5 लोग सुरक्षित भी निकल चुके हैं और एक की मृत्यु हुई है, जो नाले में फंस चुकी थी महिला। और अभी यात्रा को जो कल रोका गया था उसको भी सुचारू कर दिया गया है, रास्ता बना दिया गया है। इस साल 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट सिख श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। तब से कई बार यात्रा पर मौसम की खराबी का असर देखने को मिला है। अभी भी गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के चारों ओर 8 से 10 फीट की बर्फ जमी हुई है, लिहाजा रास्तों से बर्फ हटाने के लिए प्रशासन और गुरुद्वारा कमेटी के लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। प्रशासन और गुरुद्वारा कमेटी से जुड़े लोगों की कोशिश यही है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सिख श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा साहिब तक पहुंचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए। यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो, गुरुद्वारा कमेटी व प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ सभी मिलकर सेवा का काम कर रहे हैं। जो भी डेंजर पॉइंट है, जहां से ग्लेशियर हुआ, सीढ़ियों से आगे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम सभी मिलजुल कर रहे हैं। रेस्क्यू किए गए सभी लोग पंजाब के अमृतसर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनको बर्फ से निकालने के बाद घंगारिया गुरुद्वारा साहिब के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और जो अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। चमोली से कमल नैन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हेमकुंड साहिब के पास इस घटना के बाद प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो गया है, लिहाजा अगर दोबारा ऐसी नौबत आए तो इसके लिए प्रशासन की ओर से कुछ जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और इस बारे में जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी ने क्या कुछ बताया वो आपको दिखाते हैं।
देखिए, हेमकुंड साहिब में कल ग्लेशियर के टूटने से 5 लोग दब गए थे, जिसमें 4 को सुरक्षित कल ही निकाल लिया गया था और एक महिला उनकी उसमें मृत्यु हो गई और जिनके शव को आज सुबह एसडीआरएफ और पुलिस की टीम द्वारा बरामद किया गया है। इसी घटना के दृष्टिगत, क्योंकि अब गर्मी बढ़ रही है और ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, तो इसीलिए वहां पर एसडीआरएफ की एक परमानेंट टुकड़ी जो पहले भी लगी हुई थी उसको बढ़ा दिया गया है। इस बार हमने एनडीआरएफ और आईटीबीपी की भी मदद ली है कि समय समय पर वो गुरुद्वारे के नजदीक ही तैनात रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी घटना की सूचना मिलने पर त्वरित रूप से उनको वहां भेजा जा सके। और खबरों के इस सफर में बात इंडियन नेवी की कर लेते हैं, जिसकी तैयारी, प्लानिंग और ट्रेनिंग की दुनिया कायल है। ये बात जंग के मैदान में और कई देशों के साथ युद्धाभ्यास के दौरान देखने को मिली है। इंडियन नेवी की इस खूबी को करीब से जानने और समझने के लिए इन दिनों रॉयल सऊदी नेवल फोर्स यानी कि आरएसएनएफ के कैडेट्स भारत में हैं। आरएसएनएफ के ये कैडेट्स भारतीय जहाजों पर अपनी ट्रेनिंग को 10 दिन पूरा कर चुके हैं और इस दौरान भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भी रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के कैडेट्स से बात की, जिन्होंने इस बातचीत में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों और सहयोग पर जोर दिया है। समुद्र में एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें न तो किसी जंग के मोर्चे की हैं और न ही किसी स्पेशल ऑपरेशन की, बल्कि साहस और शौर्य को बयां करने वाली ये तस्वीरें स्पेशल ट्रेनिंग की हैं, जो कि इन दिनों कोच्चि में चल रही है। इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के कैडेट्स भारत में हैं, जिनकी एडवांस ट्रेनिंग का जिम्मा इंडियन नेवी ने उठाया है। रॉयल सऊदी नेवी फोर्स के ये 55 कैडेट्स 5 डायरेक्ट स्टाफ इंडियन नेवी के शिप ट्रेनिंग के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन शिप आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता पर तैनात हैं, जहां इन कैडेट्स को एडवांस ट्रेनिंग दी गई है। इंडियन नेवी की ओर से इस ट्रेनिंग का जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के कैडेट्स को भारतीय नौसेना से स्पेशल ऑपरेशन और रणकौशल से जुड़ी बारीकियों को सिखाते हुए देखा जा सकता है। खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग में रॉयल समुद्री नेवल फोर्स के कैडेट्स ने भारतीय नौसेना के जहाजों पर समुद्र में 10 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने सी ट्रेनिंग ले रहे सऊदी नेवल कैडेट्स से मुलाकात की। इस मौके पर एडमिरल आर हरि कुमार ने दोनों नौसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों और सहयोग पर जोर दिया। इस एडवांस ट्रेनिंग के पहले चरण में समुद्र में विमान ऑपरेशन, कोस्टल नेविगेशन, समुद्री नौकाओं, फायर फाइटिंग और इमरजेंसी एक्सरसाइज में नेविगेशन पर खास जोर दिया गया है। इतना ही नहीं, इन कैडेट्स के लिए ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी पर भी 2 दिनों की हार्बर ट्रेनिंग की योजना बनाई गई है, ताकि उन्हें एक सेल शिप पर मुश्किल से मुश्किल हालात से रूबरू कराया जा सके। बड़ी बात यह है कि इस ट्रेनिंग के जरिए रक्षा सहयोग और दोस्ती के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। साल 1972 से हर वर्ष आज ही के दिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर के लोग जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रेरित हो सके और आने वाले जनरेशन को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हर पहलू की जानकारी मिल सके। विश्व पर्यावरण दिवस का मकसद इस धरती पर मौजूद हर इंसान को पर्यावरण के देखभाल से जुड़े अपने फर्ज को याद दिलाना है और यही वजह है कि हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एक अलग थीम चुनी जाती है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। मकसद ये है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है, लोगों को पता चल सके। प्लास्टिक से पैदा होने वाला कचरा दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लिए भी कितनी बड़ी समस्या है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जल, जमीन और हवा को दूषित करने में प्लास्टिक की वजह से निकलने वाले कचरे की एक बड़ी भूमिका है। इसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज्यादा घातक है।
सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है कि प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिनका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है और रिसाइकल यानी कि दोबारा इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति में हम इसे खुले में फेंक देते हैं और इसी वजह से मिट्टी की प्रोडक्टिविटी यानी कि उर्वरता भी घट जाती है। लेकिन फिर भी देश के एक बड़ी आबादी सिंगल यूज प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण के नुकसान को गंभीरता से नहीं ले रही, जबकि केंद्र सरकार पिछले साल 1 जुलाई को ही सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा चुकी है, जिनमें धड़ल्ले से कॉफी शॉप या फिर चाय की दुकानों में इस्तेमाल होने वाले स्टेरर के अलावा ट्रे, स्ट्रॉ, चाकू, चम्मच, कांटे, कटलरी, गिलास, कप, प्लेट जैसी प्लास्टिक के 19 उत्पाद शामिल हैं। हालांकि इसके बाद प्लास्टिक से पैदा होने वाला कचरा एक बड़ी समस्या है और इसी साल जनवरी में मुंबई की अमेरिका इनोवेशन फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की थी। प्लास्टिक द पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज नाम की इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे थे, जिससे ये पता चलता है कि पिछले 5 साल में प्लास्टिक की खपत और उत्पादन दोगुना हो गया है और इसी का नतीजा है कि भारत में हर साल करीब 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे 3 बड़े राज्यों का एकमुश्त 38% का योगदान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे यह भी बताता है कि देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक का कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 60% को ही नगर निगम या फिर कूड़ा बीनने वाले लोगों की तरफ से इकट्ठा किया जाता है और बाकी बचा 40% प्लास्टिक का कचरा देश की नदियों में जाकर मिल जाता है। 2017 में फिकी यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक रिपोर्ट आई थी और इसी रिपोर्ट में यह बताया गया था कि करीब 5 साल पहले तक भारत में औसतन प्रति व्यक्ति 11 किलो प्लास्टिक कचरा सालाना पैदा होता है, जिसकी रिसाइकलिंग संभव नहीं हो पाती, क्योंकि अगर प्लास्टिक या फिर उससे बनने वाले उत्पादों को जलाया जाए तो उससे जहरीली गैस निकलती है, वहीं मिट्टी में दोबारा जाए तो जमीन की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो प्लास्टिक के टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन भी छोड़ते हैं, जो कि इंसान के साथ साथ जानवरों के लिए भी खतरनाक है। इसके अलावा प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को भी जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे हर साल ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती जा रही है और यही वजह है कि पिछले साल सरकार ने सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर बैन लगाया, ताकि प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के आंकड़ों में भी कमी आ सके। एक अनुमान के मुताबिक भारत के शहरों से निकलने वाले कचरे में 15 से 20% तक पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक शामिल रहता है। विशेषज्ञों की माने तो पानी की एक बोतल को नष्ट होने में लगभग 450 साल का वक्त लग जाता है, जबकि मिट्टी में मिलने में प्लास्टिक कप को 50 साल का वक्त लगता है। यानी प्लास्टिक की बोतल पर्यावरण की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस दानव के नरसंहार के लिए दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स में बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। इस मशीन में बॉटल के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, जिन्हें सीधे रिसाइकिल यूनिट भेजा जा सकेगा। वहां पर उससे तरह तरह के कपड़े बनाए जाएंगे। यानी कि एम्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मिलकर अस्पताल के मदर चिल्ड्रन वार्ड में ये मशीन लगाई है, प्लास्टिक रिवर्स वेंडिंग मशीन, और इसी की मदद से कचरा उत्सर्जन में कमी आने के साथ साथ वेस्ट सेग्रीगेशन में भी मदद मिल रही है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पे दिल्ली एम्स ने एक नई शुरुआत की है। दिल्ली एम्स का मानना है कि हॉस्पिटल में जो भी लोग आते हैं अपने साथ ढेर सारा प्लास्टिक जनरेट करते हैं। उस प्लास्टिक को रीयूज करने के लिए दिल्ली एम्स ने मदर चाइल्ड केयर ब्लॉक में एक ऐसी मशीन लगाई है। इस मशीन को रिवर्स वेंडिंग मशीन का नाम दिया गया है। इस मशीन में अगर आप प्लास्टिक की बॉटल, हालांकि कुछ इंस्ट्रक्शन है कि इसमें खाली बॉटल डालना है, अगर आप खाली बॉटल इस तरीके से इस मशीन में डालते हैं तो जो प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। उसके बाद उस प्लास्टिक से कुछ इस तरीके के टी शर्ट्स और कपड़े बनाए जाते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाई जाएगी। तो कोशिश है कि प्लास्टिक को रीयूज किया जाए और इसको रिसाइकिल किया जाए, ताकि इन्वायरमेंट में जो प्लास्टिक से होने वाली हानियां हैं उन्हें कम किया जाए। कैमरा पर्सन शैलीन के साथ अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्लास्टिक चाहे किसी भी तरह का हो नुकसानदायक ही है। दरअसल प्लास्टिक नुकसानदायक रसायनों के अलावा फ्लोराइड,
आर्सेनिक और एल्यूमिनियम जैसे पदार्थ भी रिलीज करता है जो कि शरीर के लिए जहरीले होते हैं। लेकिन प्लास्टिक के खिलाफ यह अभियान तभी सफल होगा जब आम लोग यानी कि हम और आप इसके प्रति जागरूक होंगे और आसानी से प्लास्टिक उत्पादों के दूसरे विकल्प आम लोगों के सामने होंगे। इसके साथ ही किसी सामान में ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल होना चाहिए जिसे आसानी से रिसाइकिल किया जा सके। पर्यावरण दिवस के मौके पर भामला फाउंडेशन और गोदरेज इंडस्ट्रीज ने भी मुंबई में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की। साइकिल पर हाथ आजमाते जाने माने बॉलीवुड सिंगर शान, उनके साथ बॉलीवुड के माचो मैन विद्युत जामवाल, साथ में हर तरफ साइकिल सवारों का अच्छा खासा जमावड़ा और हौसला अफजाई के लिए पहुंचे फैंस। ये नजारा मुंबई के बांद्रा का है, जहां कार्टर रोड से जो काफिला शुरू हुआ तो वो फिर 2 किलोमीटर बाद ही जाकर रुका। लेकिन इस साइक्लोथॉन के आयोजन के पीछे वजह खास है। वजह है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और इसी मकसद से इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई सितारों ने हिस्सा लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। जी आज तो हमारा साइक्लोथॉन इवेंट था और हम लोग काफी लंबा एक चक्कर मारे और उसके बाद उससे थोड़ा पसीना पसीना हूँ, लेकिन बस द मैसेज वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। जितना हो सके थैलियां हैं या पेट बोतल हैं, स्ट्रॉज हैं, ऐसी चीजें जिनकी हमें कहीं ना कहीं कन्वीनियंस है उस चीज की, लेकिन थोड़ा सा अगर हम खुद को इनकन्वीनियंस करके अगर हम दूसरी चीजें अपनाएं, जो प्लास्टिक तो आप जानती हैं कि इट इज मतलब वो बायोडिकम्पोज नहीं होता है, वो सालों दर साल हम चले जाएंगे, हमारे 6-8 पुश्ते चले जाएंगे, वो प्लास्टिक वहीं रह जाएगी एंड इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ हैम्परिंग द एनवायरमेंट। तो वही अवेयरनेस हम देने ये साइक्लोथॉन आज। भामला फाउंडेशन और गोदरेज इंडस्ट्री ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने के लिए एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया, जिसमें बॉलीवुड सिंगर शान ने अपनी आवाज भी दी है। टिक टिक प्लास्टिक 2.0 एक एंथम सॉन्ग बन गया है, जो कि प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ इस मुहिम में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। पैडल फॉर प्लेनेट के नाम से आयोजित की गई साइक्लोथॉन के साथ ही सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में प्लास्टिक का कचरा जमा किया गया। आपको बता दें कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की तैयारी जोर शोर से की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, यानी प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। हम मुंबई के कार्टर रोड इलाके में है। यहाँ पर बांद्रा में आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे काफी सारे वॉलंटियर्स हैं और जो विश्व पर्यावरण दिन है यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को आता है, उसके चलते तहत एक और ये प्रयास है वॉलंटियर द्वारा मुंबई को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने का। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। पूरा हिंदुस्तान आज प्रकृति का उत्सव मना रहा है। हम आपको पूरी बीच का नजारा भी दिखाते हैं, जहां पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला के जरिए कुदरत को बचाने का अहम संदेश दिया है। प्रयागराज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी प्लास्टिक पोल्यूशन के प्रति जन चेतना अभियान छेड़ा है। फाइन आर्ट्स के इन छात्रों ने अपनी कला के जरिए लोगों से प्लास्टिक यूज से बचने की अपील की है। देखिए इन कलाकारों की जन चेतना की अनूठी कोशिश। ये महज आकृति नहीं, ये संदेश है पर्यावरण को बचाने का। पुरी बीच पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दुर्लभ ओलिव रिडले टर्टल की इस आकृति को इस अनूठे अंदाज में उकेरा है। इसके जरिए सुदर्शन पटनायक विश्व पर्यावरण दिवस पर दुर्लभ जीवों को बचाने का संदेश दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस दुर्लभ कछुए की आकृति की रचना के लिए 2320 प्लास्टिक की बोतल्स का इस्तेमाल किया गया है और इसके जरिए प्लास्टिक पोल्यूशन के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश की गई है।
अब संगम किनारे पृथ्वी की इस आकृति को देखिए कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं, कचरे ने पृथ्वी को बदरंग कर दिया है। और अब ये हमारी साझा जिम्मेदारी है कि पृथ्वी को इतना ही सुंदर बनाया जाए। इसके लिए पर्यावरण दिवस के मौके पर पृथ्वी की आकृति के जरिए प्लास्टिक के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अपील की गई है। प्रयागराज यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स के छात्रों ने संगम तट पर पर्यावरण और धरती की सेहत के प्रति जन चेतना लाने की कोशिश की है। सैंड आर्ट किया है जो कि पर्यावरण दिवस पर है। ये सैंड आर्ट कुछ नया है, ये 3D सैंड आर्ट है जो कि आप लोग पुल के ऊपर से आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। देख के इसकी जो खूबसूरती है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पर्यावरण दिवस पर लोगों ने सैंड आर्ट के द्वारा लोगों की अपील किया है, जैसे एसी का प्रयोग लोग बहुत करते हैं तो इसका प्रयोग भी कम करें। फाइन आर्ट के छात्रों ने अपनी कला को एक मुहिम का रूप दिया है ताकि लोग प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। कड़ी मेहनत के जरिए इन छात्रों ने संगम तट पर 15.24 मीटर के गोले के रूप में पृथ्वी की 3D आकृति उकेरकर समाज को पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास का अहम संदेश दिया है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।